गवर्नमेंट स्टडी सेंटर में आप सभी प्रतियोगियों का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग यूपी टीजीटी परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास में पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग 2004 की पुनर्परीक्षा के दूसरी क्लास में पहुंच गए हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों पर चर्चा की। आज की क्लास में हम लोग जो है 21 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। क्लास प्रारंभ होने से पहले आप लोगों को सुझाव और निवेदन है कि क्लास को शेयर कर दीजिए। साथ में आप उन सभी अपने साथियों से सब्सक्राइब करवा दीजिए जो इतिहास विषय से टीजीटी दे रहे हों, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस से या सिविक्स से, या वह इतिहास से पीजीटी परीक्षा पास करना चाह रहे हैं, वो सभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में पूरी क्लास में आप लोग बने रहिए, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए। उसी फीडबैक के आधार पर आपकी प्रगति का आकलन होगा और नई चीज़ें क्या ऐड करना है, किस तरह से आप लोगों के सम्मुख जो है इस परीक्षा के पास करने की रणनीतियों में और क्या क्या करना है, उन पर विचार विमर्श करके बात करके आगे बढ़ा जाएगा। चलो आज हम लोग जो है वर्ष 2004 की जो पुनर्परीक्षा है उसमें से क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन और 2004 का 21वां क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की ना? विकल्प एक है समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा स्कंदगुप्त, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब ये पूछ रहा है विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी ना? तो हम लोग पता है कि शक शासक थे। इनको पराजित करके इन्होंने जो है एक जो है व्याघ शैली के सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के जारी किए थे और विक्रमादित्य की ना उपाधि ग्रहण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, इसलिए विकल्प 2 सही है। अब इस शक को पराजित करने, शकों को पराजित करने के संबंध में जो जानकारी हमको मिलती है वो मिलती है किस पुस्तक से? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से। और उसमें जो है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय शासक होते हैं, उनके बीच में रामगुप्त की ऐतिहासिकता के संबंध में जानकारी मिलती है। तो आइए उसको समझ लेते हैं। ध्रुव देवी से मामला कैसे जुड़ेगा, ठीक? आइए, विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक है। चंद्रगुप्त से पूर्व रामगुप्त शासक के रूप में वर्णन किया गया रामगुप्त का। इसके अनुसार शकों के आक्रमण के कारण रामगुप्त ने क्या किया? एक विचार किया कि अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंपकर शांति स्थापित करने का विचार किया। इससे उसका भाई क्षुब्ध हो, रामगुप्त के छोटे भाई थे चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी अपनी भाभी के वेश में जो है कहाँ चले गए? जाकर के सकराज की हत्या कर दी और सकारी की उपाधि धारण की। सकार शकों का अरि, शकों का शत्रु, सकारी की उपाधि धारण की। इसके बाद उसने क्या किया? रामगुप्त की हत्या कर दी और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। इस घटना का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में नहीं मिलता है। कहाँ मिला? विशाख दत्तकृत देवी चंद्रगुप्तम में मिला है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? शक मुद्राओं के अनुसरण पर चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप ही उसने व्याघ्र शैली के, सिंह शैली के सिक्के और विक्रमादित्य की उपाधि धारण
कि यही प्रश्न था, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की। लेकिन यहाँ देखिए इन्होंने चांदी के सिक्के जारी करवाए हैं, लेकिन अगर अगर प्रश्न ये बनता है कि कौन सा गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी करवाए, तब उत्तर हमको क्या लगाना होगा, चंद्रगुप्त प्रथम लगाना होगा। चंद्रगुप्त प्रथम के चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 22, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है। धरती कैसी है, गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर काटती है, और चक्कर काटते काटते सूर्य का भी चक्कर काटती है। ये बात किसने कहा था, किस विद्वान ने कहा था। विकल्प 1 आर्यभट्ट, 2 है बराहमिहिर, 3 है ब्रह्मगुप्त, चौथे हैं सुश्रुत। तो यह बात कही थी आर्यभट्ट ने, इसलिए विकल्प 1 सही है। और अब जो है गुप्तकालीन विभूति थे, तो आर्यभट्ट की पुस्तकें क्या हैं, आर्यभट्टीयम, 10 गीतिका, इन सब को समझ लेते हैं। और साथ में आर्यभट्ट का गणित और खगोल के क्षेत्र में क्या योगदान है उसको देख लेते हैं। तो यदि परीक्षा में यहाँ से कोई प्रश्न आए, हम उसको निश्चित तौर पर सही कर दें। समझ रहे हैं, आइए। आर्यभट्ट 1476 से 550 ईस्वी एक महान खगोलविद और गणतज्ञ ना। अगला प्रश्न बनेगा, पुस्तकें आर्यभट्टीयम, आर्यभट्ट सिद्धांत, 10 गीतिका तंत्र। कौन कौन सी पुस्तकें, आर्यभट्टीयम, आर्यभट्ट सिद्धांत, 10 गीतिकम, याद रहना चाहिए आपको। आर्यभट्टीयम, आर्यभट्ट सिद्धांत, 10 गीतिका तंत्र। इन ग्रंथों की रचना की। आर्यभट्ट ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने गणित को खगोल शास्त्र से अलग किया। गणित और खगोल शास्त्र अलग अलग हैं, इसको किसने किया, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने कापरनिकस से बहुत पहले अपने सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड में यह बताया, पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी कैसी है, गोल है, अपनी धुरी पर घूमते घूमते सूर्य की भी वो परिक्रमा करती है। यह बात बताई थी आर्यभट्ट ने। और क्या किया था आर्यभट्ट ने, ये तो आपका प्रश्न था ना, ये तो हो गया। और क्या किया था आर्यभट्ट ने, पृथ्वी की परिधि का आकलन किया था। और क्या किया था, चंद्रमा और दूसरे ग्रह स्वयं प्रकाशमान नहीं हैं, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यह बात बताई थी। उन्होंने एक वर्ष की अवधि बताया था, 365.253 दिन बताया ना। शून्य सहित 11 अंकों के बोलने की नई पद्धति बताया, और दशमलव प्रणाली की विवेचना की। एक पुरानी मूवी है पूर्व पश्चिम, मनोज कुमार की, उसमें एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई जब जीरो दिया, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था, देता न दशमलव भारत तो। अब समझिए उपलब्धि भारत की क्या है, खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष और गणित के क्षेत्र में महानता को आप महसूस करिए। आगे चलिए। पाई का मान ज्ञात किया आर्यभट्ट ने। त्रिकोणमिति में साइन और कॉस की खोजा और कोज्या की खोज जो है आर्यभट्ट ने की। आर्यभट्ट के संबंध में सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको पता चल गए हैं, परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न है 23, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना किस नदी के तट पर किया था। वह नदी थी, एक रावी, दूसरा ताप्ती, तीसरा नर्मदा, चौथा
कृष्णा किस नदी पर हुआ था? अब हुआ क्या कि एक उत्तर भारत की शक्ति होगी और एक दक्षिण भारत की शक्ति होगी ना। तो उत्तर का जो मामला बिंद के आगे बढ़ने का होगा और दक्षिण का मामला जो बिंद से आगे जाएगा। तो एक नदी जिसको क्रॉस करना पड़ेगा वो है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। पुलकेशिन जो थे वातापी के चालुक्य थे, हर्ष जो थे हर्षवर्धन वंश के थे ना। इन दोनों के मध्य जो है नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसका वर्णन एहोल अभिलेख है पुलकेशिन का रवि कीर्ति द्वारा रचित, उसमें मिलता है। इसलिए विकल्प 3 नर्मदा सही है। आइए देखते हैं। हर्ष की विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। किसके? हर्ष के। उधर पुलकेशिन सेकंड भी उत्तर की ओर राज्य विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य युद्ध असंभावी था और युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ, जिसमें हर्ष पराजित हुआ। यह युद्ध 630-34 ईस्वी के मध्य हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख रचना किसने की थी? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले क्लास में लोग चर्चा किए थे। रवि कीर्ति ने किया था। इसके अनुसार अपार ऐश्वर्य द्वारा पालित सामंतों की मुकुट मणियों की आभा से आच्छादित हो रहे थे कमल, जिसके युद्ध में हाथियों की सेना के मारे जाने के कारण जो भयानक दिखाई दे रहा था, ऐसे हर्ष के आनंद को उसने अर्थात पुलकेशिन ने भय से विगलित कर दिया। एक परीक्षा में पूछा है कि पुलकेशिन और हर्ष के बीच युद्ध हुआ, तो इसमें किस सेना की चर्चा है? विकल्प था गज सेना ना, हाथियों की सेना। इस युद्ध का विवरण ह्वेनसांग के यात्रा विवरण सीयू की ह्वीलीकृत जीवनी में मिलता है। लेकिन बाण भट्ट का हर्ष चरित्र, बाण भट्ट की रचना कौन से? हर्ष चरित्र। इसमें जो है पुलकेशिन और हर्ष के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन नहीं मिलता है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ा जाए, चलिए। पल्लव ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? ब्रह्मा, विष्णु, शिव। चौथा विकल्प है 1 और 2, मतलब ब्रह्मा और विष्णु ना। पल्लव देखिए दक्षिण में सातवाहन हुए, सातवाहन के बाद वहां आए पल्लव, सातवाहन के बाद पल्लव आए। ये 3री से 9वीं शताब्दी तक वहां शासन किए और जो इसकी वंश की स्थापना सिंह विष्णु द्वारा की गई थी। और ये अपने को ब्रह्मा और विष्णु, किसको? ब्रह्मा और विष्णु के वंशज मानते थे। इसमें देखिए विकल्प 4 1 और 2 दिया है ना, ब्रह्मा और विष्णु, इसलिए विकल्प 4 इसका सही है। आइए पल्लवों के बारे में समझ लेते हैं। सातवाहनों के पतनोपरांत उदित होने वाले लगभग 3री से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव वंश का प्रथम शासक कौन था? सिंह वर्मा था। इस वंश के चौथे शासक एक विष्णु गोप का वर्णन आप लोगों ने देखा होगा। जब समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में देखेंगे कि दक्षिण भारत के उन राज्यों के जिनको समुद्रगुप्त ने विजित किया था, तो उसमें विष्णु गोप का नाम आता है ना। वह विष्णु गोप जो है पल्लव वंश का चौथा शासक था। पल्लव अपने को ब्रह्मा और विष्णु दोनों का वंशज मानते हैं, और मानते तो हैं ही, साथ में उसको जीवन में उतारते भी हैं। कैसे? पल्लव शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, उनके अधीन शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म की पर्याप्त प्रगति हुई, दोनों धर्मों का पर्याप्त विकास हुआ। अलवार नाम सुना होगा, वैष्णव, नायनार शिव,
संतों अलवार और नायनार संतों शंकराचार्य के प्रभाव से इस समय वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ी थी। और आइए एक जो है पल्लव शासक की बात कर लेते हैं। एक शैव संत थे, शैव माने नायनार, उनका क्या नाम था, अप्पर या अपार, अपार थे, जिनका वास्तविक नाम था तिरुनाबुकरसु, तिरुनाबुकरसु। इनके प्रभाव में पल्लव शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, जिन्होंने जैन धर्म का परित्याग करके शैव धर्म स्वीकार किया, शैव धर्म के उपासक बन गए। प्रश्न बनेगा अपार या तिरुनाबुकरसु के प्रभाव में कौन से पल्लव शासक जैन धर्म छोड़ करके शैव धर्म स्वीकार किया? तो हमारा उत्तर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम। आगे बढ़ा जाए। कहीं कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइएगा, आपको सही और सटीक उत्तर दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य केवल यह है कि आप अपनी टीजीटी पीजीटी इन परीक्षा में पास होकर सफल होकर के एक अच्छा शिक्षक बने, देश को दिशा दें। आगे चलें। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? नंबर 1 बीरबल, नंबर 2 रहीम, नंबर 3 बैजू बावरा, नंबर 4 टोडरमल। अकबर के 9 रत्नों की ना कहानी हम लोगों ने सुना होगा। उसमें बीरबल थे, रहीम थे अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल हैं, मान सिंह हैं, अबुल फजल हैं, फैजी हैं ना, उनका रसोइया है हकीम हुक्काम, और मियाँ दो प्याजा हैं जो हास्य बैंक के लिए फेमस हैं। इसमें बैजू बावरा नहीं है, इसलिए विकल्प 3 इसमें सही है। तो बैजू बावरा है कौन? बैजू बावरा एक द्रुपद गायक हैं, एक ग्वालियर के शासक थे, ग्वालियर के शासक थे मान सिंह। तो मान सिंह के दरबार में थे, और ये तानसेन के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तानसेन के समकालीन थे, लेकिन अकबर के 9 रत्नों में नहीं थे। आप अगर इसके 9 रत्नों के बारे में, सबके बारे में एक एक 9 रत्न जो है, एक एक रत्न के बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, यूपी टीजीटी 2001 का प्रश्न आ चुका है, एकदम रिपीट क्वेश्चन है। उसकी पहली क्लास का क्वेश्चन नंबर 14 को गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के टीजीटी प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए, आपको प्रत्येक रत्न के बारे में बेहतर और परीक्षा उपयोगी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 26 है, त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट, प्रतिहार एवं पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर था। विकल्प 1 उज्जैनी, विकल्प 2 कन्नौज, विकल्प 3 कांची, विकल्प 4 पाटलिपुत्र। ये बात हो रही है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष सुना होगा आपने, त्रिकोणात्मक संघर्ष। इसमें 3 शक्तियां राष्ट्रकूट, प्रतिहार एवं पाल आपस में लड़ते हैं, और उनके लड़ने का उद्देश्य पूछ रहा है। तो वो उद्देश्य है कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करना, और कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वह जो है राजनैतिक शक्ति थी, आर्थिक शक्ति थी, सामरिक शक्ति थी। इसलिए उत्तर की 2 शक्तियां, दक्षिण की 1 शक्तियां आपस में लड़ी और त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। तो केंद्रीय शहर पूछ रहा है, तो किसके लिए लड़ रहे थे? कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, इसलिए विकल्प 2 सही है। अब हम लोग जो है इसी से काम नहीं चलेगा, काम कहाँ से चलेगा? अब त्रिकोणात्मक संघर्ष को समझ लिया जाए, कारण को पूरी तरह से, फिर किन किन चरणों में कैसे कैसे युद्ध हो उसको समझ लिया जाए,
उसका जो परिणाम हुआ, परिणाम में तो प्रतिहार अंत में सत्ता को प्राप्त करते हैं, लेकिन उत्तर भारत में किस तरह से गुटबंदी शुरू होती है और फिर तुर्कों को अवसर मिलता है, ये बहुत बड़ा परिणाम रहा है कि वो शून्य क्रिएट हो जाता है। उस शून्य को तुर्क शासक भरते हैं। आइए समझ लेते हैं हम लोग। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए 3 शक्तियों बात हो चुकी है। गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट शासकों के मध्य हुए युद्ध को त्रिकोणात्मक संघर्ष कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। 7वीं शताब्दी के आरंभ से ही कन्नौज भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु था। राजनीतिक महत्व था ना, राजनीति का केंद्र बिंदु था। उस काल में उत्तरी भारत का आधिपत्य या उत्तरी भारत का आधिपत्य ग्रहण करने वाला तब तक दावा नहीं कर सकता था जब तक उसका कन्नौज पर अधिकार नहीं हो जाता था। अगला, अगर कोई कहता कि वह उत्तर भारत का चक्रवर्ती राजा, तो उत्तर भारत का चक्रवर्ती राजा कहलाने के लिए कन्नौज पर अधिकार प्रथम शर्त मानी जाती थी। अगर कन्नौज पर अधिकार नहीं है तो आप उत्तर भारत के चक्रवर्ती राजा नहीं हैं। अपनी सेखी आप कितनी भी बघार लीजिए। समझ रहे हैं? कन्नौज था, उससे जुड़े मध्य देश का सामरिक महत्व था ना, बात हुई थी। सामरिक महत्व क्या था? पालों के लिए मध्य भारत और पंजाब, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के लिए गंगा के मैदान में पहुंचने के मार्ग पर कन्नौज से नियंत्रण होता था। कन्नौज ऐसी भौगोलिक स्थिति में था कि पाल जो है मध्य भारत और पंजाब में तब जाएंगे जब कन्नौज पर नियंत्रण हो जाएगा। प्रतिहार और राष्ट्रकूट गंगा घाटी में, गंगा के मैदान में तब जा पाएंगे जब उनका नियंत्रण कन्नौज पर होगा। ये सामरिक महत्व है कि नहीं? इसके अतिरिक्त गंगा यमुना दोआब जो प्रचुर मात्रा में राजस्व का स्रोत था, गंगे व्यापार पर भी यहां से नियंत्रण संभव था। गंगा यमुना का जो गंगा का क्षेत्र का जो दोआब एरिया था, गंगा यमुना का, प्रचुर मात्रा में वहां पर उपज अच्छी होती थी तो कर मिलता था, राजस्व मिलता था, तो और कन्नौज के नियंत्रण से मिल सकता था। अगला यहां से गंगा घाटी का, गंगा का जो व्यापार था गंगे क्षेत्र से, वहां से नियंत्रण हो सकता था। अब आपके समझ में आ गया होगा कि कन्नौज का कितना महत्व था, इसलिए ये त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। आइए देखते हैं इस त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है, किसने शुरू किया। प्रथम चरणों में बांट लिया हम लोग अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम लोगों को क्रम से आगे बढ़ने में कोई समस्या ना हो। प्रतिहार शासक वत्सराज द्वारा कन्नौज पर आक्रमण के साथ ही संघर्ष की शुरुआत हुई। मान लीजिए परीक्षा में कभी पूछे कि त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत किसने की, प्रारंभ किसने किया, तो प्रतिहार नरेश हैं। कौन? वत्सराज। उन्होंने कन्नौज का शासक था इंद्रायुध, पराजित कर दिया उसको। उसने वत्सराज का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। अब यहां तो हो गया प्रतिहारों का। पाल शासक थे, इसका विरोध पाल शासक धर्मपाल ने किया, किंतु धर्मपाल भी वत्सराज प्रतिहार से हार गए। तब राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, अब दक्षिण से एंट्री होती है ना राष्ट्रकूट शासक की। कौन थे? ध्रुव ने हस्तक्षेप किया, उसके हाथों वत्सराज की पराजय हुई, वत्सराज को पराजित कर दिया। फिर ध्रुव दक्षिण लौट गया। इस घटनाक्रम का फायदा उठाकर शून्य यहां क्रिएट हो गया। तो फायदा उठाते हुए पाल शासक धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण करके इंद्रायुध, जिसको वत्सराज गद्दी बैठाया था, को अपदस्थ करके चक्रायुध को कन्नौज का शासक बनाया। चक्रायुध ने धर्मपाल का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और इसके जो है राज्यारोहण के समय बहुत बड़ी सभा हुई थी। उत्तर भारत के जितने भी शासक थे सब उपस्थित हुए थे।
उसी उपलक्ष्य में धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की। परीक्षा में प्रश्न बन चुका है, उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि किसने धारण की? तो पाल शासक धर्मपाल। चलिए अगले चरण में प्रवेश करता है। घटनाओं का यह क्रम राष्ट्रकूटों के लिए अरुचिकर था। क्यों? राष्ट्रकूट जो जीत गए थे लेकिन वापस चले गए अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण। उन्होंने दोआब क्षेत्र में अचानक आक्रमण करना आरंभ कर दिया। प्रतिहारों ने इसका फायदा उठाना चाहा और प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने 806-7 ईस्वी के आसपास कन्नौज पर आक्रमण किया तथा चक्रायुद्ध और धर्मपाल को पराजित कर 810 ईस्वी में कन्नौज की अपनी राजधानी बना लिया। प्रश्न बनता है, कन्नौज को किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? नागभट्ट ने। अभी पहले क्या चलता था? प्रतिहार इंद्रयुद्ध को बनाते थे, पाल चक्रायुद्ध को बनाते थे ना, दोनों भाइयों को सत्ता दे देते थे। धर्मपाल अब राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से मिला। गोविंद थर्ड से धर्मपाल ने कहा कि वहां पर अपनी राजधानी नागभट्ट द्वितीय ने बना ली है। गोविंद तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया तथा नागभट्ट द्वितीय को पीछे हटने पर बाध्य कर। इसके बाद गोविंद तृतीय दक्षिण लौट गया। प्रतिहार और पालों की प्रतिद्वंदता पुनः प्रारंभ हो गई, जिसमें पालों का पलड़ा भारी रहा। समझ गए? अब तीसरे चरण में प्रवेश करेगा। प्रतिहार शक्ति का पुनरुत्थान मिहिर भोज के हाथों हुआ। उसने 1836 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया, किंतु देवपाल द्वारा पराजित हो गया। धर्मपाल का लड़का था देवपाल उसमें शासक, उससे कौन पराजित हो गए? प्रतिहार शासक मिहिर भोज। आगे फिर गाड़ी बढ़ती है। 1850 ईस्वी में देवपाल की मृत्यु के बाद पाल शक्ति का ह्रास होने लगता है। इस बीच मिहिर भोज ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। अंततः 1854 ईस्वी के आसपास कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इस समय राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने हस्तक्षेप नहीं किया। अब कन्नौज पर प्रतिहारों का शासन बन गया। समझ गए? मिहिर भोज पहले धर्मपाल से पराजित हो गया, फिर धर्मपाल की मृत्यु के बाद देवपाल पालवन शासक हुआ, उसको हरा करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया मिहिर भोज ने। और राष्ट्रकूट अमोघवर्ष ने हस्तक्षेप नहीं किया। इससे जो है कन्नौज किसको मिल गया? प्रतिहारों को मिल गया। कालांतर में कन्नौज पर राष्ट्रकूटों के 2 और आक्रमण हुए। पहला हुआ था इंद्र द्वारा 915 ईस्वी में, दूसरा हुआ था कृष्ण द्वारा 963 ईस्वी में। हालांकि प्रतिहार शासक कन्नौज पर अपना आधिपत्य कायम रख सकने में सफल हुए, किंतु शीघ्र ही उनके साम्राज्य का विघटन हो गया। अगर हम तत्काल देखें इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का परिणाम क्या हुआ, तो कन्नौज पर प्रतिहारों की सत्ता स्थापित हो गई। ये तत्कालीन परिणाम था, लेकिन सभी संघर्ष शक्तियों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ तथा कालांतर में उनके पतन में योगदान दिया। समझ रहे हैं? इसका सबसे महत्वपूर्ण समझिए, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, इससे उत्तरी भारत की शक्तियों की फिर से दलबंदी, गुटबंदी, खेमेबाजी प्रारंभ हो गई। उत्तर भारत की राजनीति में अब राजपूत प्रभावशाली हो गए तथा क्षेत्रीय राज्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने लगी। अब क्षेत्रीय राज्यों की संख्या बढ़ जाएगी, विकेंद्रीकरण बढ़ जाएगा, तो बाहर से कोई शक्ति आएगी तो उसको जीतना और छोटी छोटी शक्तियों को पराजित करना आसान हो जाएगा। फिर वही तुर्कों ने किया, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, फिर मुगलों का शासन हुआ। ये सब परिणाम इसके रहे हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है ना। निम्नलिखित पाल शासकों में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था, बल्कि उसे
चुना गया था ना, ये देखिए ये सब जो है पाल शासक है। नंबर 1 गोपाल, नंबर 2 धर्मपाल, नंबर 3 देवपाल, नंबर 4 महीपाल ना। मतलब राजा का पुत्र नहीं था और उसको वहां की जनता ने चुना था। हुआ क्या था कि हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत की स्थिति खराब हुई, अराजकता व्याप्त हुई। तो उस अराजकता को दूर करने के लिए लोगों ने, वहां की जनता ने गोपाल को चुना। किसको चुना? गोपाल को। ए है नंबर 1 विकल्प आपका सही है। और गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की नींव डाली और राज्य प्रारंभ किया। उसके बाद धर्मपाल उनके बेटे हैं, देवपाल हैं, महीपाल हैं। तो सब गोपाल के वंश हैं। ये सब तो वंशानुगत हैं, लेकिन गोपाल वंशागत नहीं है, इसलिए विकल्प 1 इसमें सही है। हर्षवर्धन काल के बाद समस्त उत्तर भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। इससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में अराजकता फैल गई। इस अराजक स्थिति को दूर करने के लिए जनता द्वारा गोपाल को राजा के रूप में चुना गया। इस प्रकार राजा का निर्वाचन एक महत्वपूर्ण घटना थी और 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा पाल वंश की नींव डाली गई। इसके बाद धर्मपाल हैं, देवपाल हैं, रामपाल हैं, महीपाल हैं, ये सब वंशानुगत शासक थे। कोई समस्या हो तो बोल दीजिएगा। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगाईकोंड चोलपुरम रखा? विकल्प 1 है राजराज, विकल्प 2 है राजेंद्र प्रथम, विकल्प 3 है राजेंद्र सेकंड, विकल्प 4 राजाधिराज सेकंड। गंगाईकोंड चोलपुरम ना राजधानी बनाया था। हुआ क्या था कि गंगा घाटी में अभी पूर्वी गंगा, और इसको जीतने के बाद गंगैकोंड की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? गंगैकोंड की। और त्रिचनापल्ली कावेरी के मुहाने पर उन्होंने गंगैकोंड चोलपुरम नामक राजधानी बसाई। वो जो पराक्रमी चोल शासक थे राजेंद्र प्रथम, इसलिए विकल्प 2 सही है। आइए राजेंद्र प्रथम के व्यक्तित्व, कृतित्व के संबंध में संपूर्ण जानकारी संक्षेप में देख लेते हैं, क्योंकि इनसे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी तक राजेंद्र प्रथम ने अपने युवराज काल में ही चालुक्य शासक सत्याश्रय पर आक्रमण किया था। ये इनकी उपलब्धि है। शासक बनने के बाद ना उसने केरल और पांड्य राज्यों को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। किसको? केरल और पांड्य। इसका मुख्यालय मदुरा बनाया। इसका गवर्नर अपने एक पुत्र चोल पांड्य की उपाधि देकर नियुक्त किया। केरल और पांड्य की राजधानी मदुरा को बनाया मुख्यालय, और चोल पांड्य को वहां का गवर्नर बना दिया। राजेंद्र चोल ने अपने शासन के 5वें वर्ष माने 1017-18 में सिंघल विजय का कार्य किया। कहाँ की विजय की? सिंघल की, श्रीलंका की। इससे पहले राजराज प्रथम ने सिंघल के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था। राजराज प्रथम ने तो सिंघल के केवल उत्तरी भाग पर अधिकार किया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? संपूर्ण सिंघल द्वीप पर विजय की थी। और राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण करके सिंघल नरेश थे महेंद्र पंचम को पराजित कर बंदी बना लिया। चोल राज्य में 12 वर्ष तक बंदी जीवन व्यतीत करते रहे और यहीं पर महेंद्र पंचम की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर सिंघल विजय किसने पूर्ण की, ये आपको याद रखना है। वहां के शासक का क्या नाम था? महेंद्र पंचम। कभी ये पूछ लेगा कि कौन ऐसा शासक था जो बंदी के रूप में 12 वर्ष तक चोल साम्राज्य में रहा और यहीं पर उसकी मृत्यु हुई,
तो हमको क्या लगाना है, सिंघल नरेश महेंद्र। पंचम, राजेंद्र प्रथम ने बेंगी के उत्तराधिकार मामले में बेंगी पर आक्रमण किया। इसी संदर्भ में कल्याणी के चालुक्य जय सिंह द्वितीय को भी पराजित किया। साथ ही उड़ीसा के शासक थे मधुका मानव। क्या नाम था उड़ीसा के शासक का? मधुका मानव को पराजित किया। नीलकंठ शास्त्री कहते हैं उड़ीसा की विजय आखिर राजेंद्र प्रथम ने क्यों की? उड़ीसा कलिंग कहते हैं इसको। नीलकंठ शास्त्री का कहना है राजेंद्र की कलिंग विजय का उद्देश्य गंगा घाटी को अभियान करके अपनी विशाल शक्ति को प्रदर्शित करना था। नीलकंठ शास्त्री का कहने का अभिप्राय यह था कि वह गंगा घाटी में अभियान करना चाहता था, तो उस अभियान की पृष्ठभूमि के लिए, प्रस्तावना के लिए उन्होंने कलिंग की विजय की ताकि अपने शक्ति का प्रदर्शन किया जा सके। उसके बाद ही देखिए उसका पूर्वी गंगा घाटी अभियान होता है। राजेंद्र प्रथम अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में एक विशाल सेना पूर्वी गंगा घाटी पर आक्रमण करने हेतु भेजा। विक्रम चोल, अपने पुत्र विक्रम चोल के, आप प्रश्न पूछेगा पूर्वी गंगा घाटी का, ये उत्तरी भारत का जब उसने अभियान किया था उसका नेतृत्व करता कौन था? तो राजेंद्र फर्स्ट का प्रथम पुत्र जो था विक्रम चोल था। तो उसने क्या किया? विक्रम चोल ने किसको जीता? उड़ीसा, बस्तर, इंद्ररथ तथा दक्षिण कोसल राज्यों को जीता। उड़ीसा तथा बंगाल के मध्य दंडभुक्ति को जीतते हुए बंगाल के पाल शासक महिपाल को भी पराजित किया। समझ गए? राजेंद्र प्रथम ने इस विजय अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगई कोंड, किसकी उपाधि ली? गंगई कोंड की उपाधि धारण की। और त्रिचनापल्ली, कहां पर? त्रिचनापल्ली के पास गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बसाई। कावेरी के मुहाने पर गंगई कोंड चोलपुरम राजधानी बनाई। यही तो पूछा गया था ना, ये उसका पूर्वी गंगा घाटी का अभियान था। इसी अभियान की सफलता पर उसने जो है ये राजधानी बनाई थी। और वहीं पर जो है गंगे कोंड चोलपुरम में उसने एक चोल गंगम नामक तालाब बनाया था। क्या बनाया था? तालाब। गंगे कोंड चोलपुरम में बने चोल गंग नामक तड़ाग माने तालाब में उसको, उसमें गंगा जल रखवाया था। एक पूरा तालाब बनवाया, उसमें गंगा जल रखवाया और उस गंगा जल से अभिषेकित करके अभिषिक्त एक जय स्तंभ निर्मित करवाया। कुल मिलाकर के पूर्वी गंगा घाटी अभियान से वो जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था उसको बड़े जोर शोर अर्थात गाजे बाजे के साथ किया। समझ रहे हैं? राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशियाई राज्य था कौन? कटाह। राज्य क्या नाम था? कटाह। उसकी राजधानी क्या थी? श्री विजय थी, जिसके अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते थे? मलाया, जावा, सुमात्रा आदि द्वीप समूह थे। उसकी विजय की। अब फिर से समझिए, राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया का राज्य था कटाह, जिसकी राजधानी थी श्री विजय। उसके अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते थे? जावा, मलाया, सुमात्रा आते थे। इनकी विजय की। जब विजय की तो शासक कौन था ना, ये भी समझना चाहिए। तो वहां पर थे शैलेंद्र वंशी शासक थे, संग्राम विजय तुंग वर्मन। किस वंश के शासक थे? शैलेंद्र वंश के। उनका क्या नाम था? संग्राम विजय तुंग वर्मन को पराजित कर बंदी बना लिया। इसी क्रम में चोल नौसेना जब वहां गई थी दक्षिण पूर्व एशिया में, अंडमान निकोबार, बर्मा, अराकान और पेगू पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार बंगाल की खाड़ी चोल सेना के लिए एक झील सी बन गई। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि चोल सेना के लिए एक झील के समान थी बंगाल की खाड़ी, अदन की खाड़ी, इस तरह के विकल्प दिए थे। तो यह ना बंगाल की खाड़ी
चोल सेना के लिए क्या बन गई, एक झील बन गई। राजेंद्र प्रथम की दक्षिण पूर्व एशिया के विजय की पुष्टि किससे होती है, तिरुवालंगाण अभिलेख से होती है। राजेंद्र द्वारा एक उपाधि धारण की गई है, कटाधिपति। क्या उपाधि है, कटाधिपति। कटाह का जो अधिपत्य स्थापित कर ले वो कटाधिपति है, विरुद्ध धारण करने से होती है। राजेंद्र ने श्री विजय पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि देश से होने वाले चोल राज्य के व्यापार को अबाधित आगे बढ़ाना था। यह कटाह राज्य की विजय राजेंद्र प्रथम की अंतिम विजय थी। कटाह राज्य की विजय, जिसकी राजधानी क्या थी, श्री विजय, उनकी अंतिम विजय थी राजेंद्र प्रथम की। राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर चोल स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को अभिव्यक्त करता है। परीक्षा में उसकी उपाधियां पूछ लेते हैं। राजेंद्र प्रथम की उपाधियां दक्षिण का नेपोलियन कहते हैं। तो उत्तर का किसको कहते हैं भाई बताइए। स्मिथ ने उत्तर का नेपोलियन किसको कहा है, हाँ समुद्रगुप्त को। चलिए, दक्षिण का नेपोलियन, इसकी उपाधि है वीर राजेंद्र उपाधि है, कडार कोंड उपाधि है, पंडित चोल उपाधि है, पर केसरी वर्मन उपाधि है, मुडिगोंड चोल उपाधि है, मुडिगोंड चोल केरलांतक। तो ये उपाधियां आप जानते रहेंगे तो आप परीक्षा में इसको सही कर लेंगे। दक्षिण का नेपोलियन, वीर राजेंद्र, कडार कोंड, पंडित चोल, पर केसरी वर्मन, मुडिगोंड चोल केरलांतक। समझ में आया राजेंद्र चोल के संबंध में विस्तृत और व्यापक जानकारी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत डैश डैश बार आक्रमण किया था। प्रश्न में विकल्प 1 है 20, विकल्प 2 है 19, विकल्प 3 है 18, विकल्प 4 है 17। तो यहां पर हमको भरना है कितनी बार अटैक किया था। इसका उत्तर है 17 बार, इसलिए इसमें विकल्प 4 17 बार सही है। लेकिन बहुत से इतिहासकार मानते हैं तो कम से कम उसने 12 बार तो आक्रमण किया ही है। तो चलिए हम लोग जो है एक प्रश्न में हम लोगों ने देखा था महमूद गजनवी के समय में कौन कौन से विद्वान थे। आज हम लोग देख लेते हैं उसका पहला आक्रमण कहाँ हुआ था। फिर उसको हम लोग जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर वाला आक्रमण देखते हैं। तो उसको एक बार देख लेते हैं, साथ में उसकी उपाधियां क्या क्या दी गई हैं वो परीक्षा में पूछा जाता है, उसको देखना जरूरी है। एक इतिहासकार हैं हेनरी इलियट, क्या नाम है, हेनरी इलियट। इनके अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। किसके हिसाब से, हेनरी इलियट के। कहीं अधिकतर इतिहासकारों का कहना है कि कम से कम 12 बार तो आक्रमण अवश्य किया होगा। अब जब उसने आक्रमण किया तो कोई उद्देश्य होगा ना, कोई कारण तो होगा ना। तो उनके समय के इतिहासकार हैं उत्वी, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि दरबारी हमलावर इतिहासकार है ना उत्वी ने। उनके आक्रमणों को जिहाद कहा। वो बताया कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य जिहाद था। यहाँ जो काफिर थे, जो कुफ्र थे, उनको जो है इस्लाम धर्म स्वीकार कराना था, इस्लाम का प्रचार कराना था, ये कहा था। लेकिन गजनी का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत से धन प्राप्त करना ताकि मध्य एशिया में साम्राज्य के विस्तार के दौर को जारी रखा जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। एक इतिहासकार हैं हैवेल। कौन है हैवेल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है गजनी के बारे में। वह बगदाद को भी वैसे ही निर्दयता पूर्वक लूटता जैसे सोमनाथ मंदिर को लूटा, यदि उसे वहां से इतना धन मिलने की आशा होती।
हेबल के कथन से यह पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था? धन प्राप्त करना था। अगर उसको बगदाद से धन मिलने की संभावना होती तो सोमनाथ के स्थान में बगदाद पर अटैक करता हो, समझ गए? तो इसलिए उत्बी के कथन का खंडन हो जाता है। आगे बढ़े। महमूद गजनवी के आक्रमण। प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल पर किया, जिसमें जयपाल पराजित हुआ। प्रश्न पूछा जाता है पहला आक्रमण किस पर किया था, कब किया था? समझ रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में किस पर किया था? हिंदू शाही शासक जयपाल पर, और जयपाल को पराजित किया। दूसरा आक्रमण कहां पर किया था? मुल्तान में। कब किया था? 1004-5 ईस्वी में। वहां पर शिया संप्रदाय करमाथियों का शासक था, अब्दुल फतह दाऊद था, इसको पराजित किया। फिर मुल्तान में दूसरा आक्रमण उसका 1010-11 में हुआ था। मुल्तान के बाद कहां हुआ? थानेश्वर में 1014, कश्मीर में 1016, मथुरा 1018, कन्नौज 1019। महमूद का सर्वाधिक उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात के समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ सोमेश्वर का मंदिर था। कब हुआ था? 1025। उस समय वहां का शासक था भीम प्रथम। ये तारीखें इसलिए हम दे रहे हैं कि परीक्षा में पूछ लेता है महमूद गजनवी का विजयों का क्रम बताइए, समझ रहे हैं? तो आपको थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज और उसकी तारीखें याद रहेंगी, तब आप आसानी से बता पाओगे। इसको आप लोग एक पन्ने के नोट्स बना के लिख लीजिएगा, परीक्षा में जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये भूलता बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं? फिर क्या हुआ? 1027 में सिंध में जाटों को दंड देने हेतु वह अंतिम बार भारत आया, और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग जो है महमूद गजनवी को उपाधियां देख लेते हैं। कोई न कोई उपाधि परीक्षा में पूछ ली जाती है। यामिनुद्दौला, यामिन उद्दौला, ये उपाधि किसकी है? महमूद गजनवी की। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने गजनवी को यमीन उल मिल्लाह माने मुसलमानों का संरक्षक की उपाधि प्रदान की। इसी कारण से इसका जो वंश है यामनी वंश के नाम से विख्यात हुआ। महमूद गजनवी का वंश कौन था? यामनी वंश। मध्यकालीन इतिहासकार उसे इस्लाम का नायक कहते हैं। और सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला विश्व का पहला शासक था, समझ रहे हैं? और उसके चांदी के सिक्कों पर अव्यक्त में तम मोहम्मद अवतर, अव्यक्त में तम मोहम्मद अवतर उत्कीर्ण है चांदी के सिक्कों पर। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। गजनवी को बुत शिकन, मूर्तिभंजक एवं गाजी भी कहा जाता था। ये रही महमूद गजनवी की उपाधियां जो परीक्षा उपयोगी हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, महाबलीपुरम के कथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? नंबर 1 सिंह विष्णु, नंबर 2 महेंद्र वर्मन, नंबर 3 नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नंबर 4 परमेश्वर वर्मन। रथ शिल्प कहते हैं एकात्मक रथ होते हैं, समझे? एकात्मक माने पत्थर को, एक ही पत्थर को काट करके रथ मंदिर बनाए गए हैं, एकात्मक रथ मंदिर है, ठीक है? और यह विशेषता है वहां पर जो है जो शैलियां विकसित हुई हैं पल्लव कालीन, उसको अभी देखेंगे। मामल्ल शैली की, और ये मामल्ल शैली जो है एक शासक हैं, समझ रहे हैं? उनकी उपाधि है महामल्ल, समझ रहे हैं? और वो महामल्ल की उपाधि जिस शासक को मिली है उनका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम, इसलिए विकल्प 3 सही है। अब आइए हम लोग वहां की चारों शैलियों को देख लेते हैं संक्षेप में, प्लस जो है महामल्ल या मामल्ल शैली के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं
क्योंकि प्रश्न यहां से अधिक आए हैं। चलिए, पर्सी ब्राउन और आनंद कुमार स्वामी ना, ये कला इतिहासकार हैं, ने वास्तुकला के विकास क्रम के आधार पर पल्लव कला को 4 शैलियों में वर्गीकृत किया है। एक है महेंद्र शैली, कब से कब तक है? 16 से 10 से 16 से 40 ईस्वी। इसमें क्या है? गुहा मंदिर या मंडप, इसकी विशेषता है। मामल्य शैली 640 से 674 ईस्वी, एकास्मक रथ मंदिर, इसकी विशेषता है। राज सिंह शैली 674 से 800 ईस्वी तक। संरचनात्मक मंदिर हैं, ईंट लकड़ी इन सबसे मंदिर बनने लगे थे। नंदीवर्मन शैली, अपराजिता शैली 800 से 900 ईस्वी, पल्लव शैली का अंतिम रूप है। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि महेंद्र शैली दे देगा, आगे का उसकी विशेषता क्या क्या है ना, गुहा मंदिर। मामल्य शैली देगा, राज सिंह शैली दे देगा ना, फिर पूछे संरचनात्मक मंदिर किसकी विशेषता है, तो आपको पता रहेगा तो आप उत्तर आसानी से दे लेंगे। अब आइए हम लोग जो है मामल्य शैली या एकास्मक मंदिर के संबंध में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं ना। महाबलीपुरम के रथ शिल्प का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में हुआ। इनकी उपाधि महामल्ल थी, इसीलिए इसे मामल्य शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली के अंतर्गत अनेक मंडप और एकास्मक रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है। महेंद्र शैली की विशेषता मंडप है, यहाँ भी मंडप हैं, लेकिन प्रधानता किसकी है? एकास्मक रथ मंदिरों की। इस शैली का प्रमुख केंद्र था मामल्लपुरम, जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। जहां महेंद्र शैली के मंडप सादे हैं, वहीं मामल्य शैली के मंडप अलंकृत हैं। इस शैली के 10 मंडपों में नाम पता रहे: आदि वराह मंडप, महिषमर्दनी मंडप, पंच पांडव मंडप, रामानुज मंडप, धर्मराज मंडप, कोटिकल मंडप, कृष्ण मंडल, पंचायम शिव मंडल आदि उल्लेखनीय हैं। उसमें आइए, आदि वराह मंडप की क्या विशेषता है? राज परिवार के 2 दृश्य अंकित है। एक दृश्य में पल्लव नरेश सिंह विष्णु सुखासन मुद्रा में बैठे हैं, उनकी 2 रानियां उनके दोनों ओर खड़ी हैं। कौन है? नरेश, पल्लव नरेश, सिंह विष्णु। दूसरे दृश्य में पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन द्वितीय अपनी 2 पत्नियों के साथ खड़े हैं। ये आदि वराह मंडप में पूछ लेगा ना, सिंह विष्णु और महेंद्र वर्मन की जो है मूर्तियां किसमें है ना, आदि वराह मंडप पे। पंच पांडव मंडप है, कृष्ण को गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए दिखाया गया है। प्रश्न बनेगा, कृष्ण को अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए किस मंडप में दिखाया गया है? तो कौन सा मंडप है? पंच पांडव मंडप। मामल्य शैली में एकास्मक रथ मंदिर पूर्ववर्ती गुहा विहारों या चैत्यों की अनुकृति है। कुल 8 रथ मंदिर हैं: द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडार रथ, बलयम कुट्टैथ रथ। ये 8 रथ है। अब इन रथों की विशेषता समझ लेते हैं। द्रौपदी रथ को छोड़कर शेष को सप्त पगोड़ा कहा जाता है। 8 रथ बताए गए हैं, उसमें से द्रौपदी रथ को निकाल दिए तो शेष जो 7 बचते हैं उनको सप्त पगोड़ा कहा जाता है। एक काला पगोड़ा का भी नाम आपने पहले सुना होगा। अभी हम लोग जो हल कर रहे थे निरस्त परीक्षा में, उसमें पूछा था सूर्य कोणार्क का सूर्य मंदिर ना, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? काला पगोड़ा कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, समझ रहे हैं? और इसको क्या कहते हैं? सप्त पगोड़ा। समझ गए? याद रहेगा ना। आइए, मामल्य शैली में निर्मित रथ मंदिरों के शिखर जो थे नागर, द्रविड़
और बेसर शैली में निर्मित हैं। नकुल सहदेव रथ को छोड़कर शेष अन्य सभी रथों पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। पूछेगा किस रथ पर देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण नहीं है, तो उत्तर आएगा नकुल और सहदेव रथ, यहां पर नहीं है। द्रौपदी रथ के बारे में जानिए, परीक्षा में पूछा गया है सबसे छोटा रथ कौन सा है। यह सिंह तथा हाथी के आधार पर टिका हुआ झोपड़ी के आकार का सचल देवायतन जैसा निर्मित है। यह अलंकरण रहित सबसे छोटा रथ है। ये द्रौपदी रथ हो गया। गणेश रथ के बारे में क्या है, इसका जो शिखर है बेसर शैली का। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली चलती है, लेकिन गणेश रथ का शिखर क्या है, बेसर शैली में है। धर्मराज युधिष्ठिर रथ, इसका शिखर द्रविड़ शैली में त्रितलीय है। इसे द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत माना जाता है। इसमें नरसिंह वर्मन प्रथम की खड़ी मुद्रा में मूर्ति बनी है। सबसे प्रसिद्ध सबसे सुंदर धर्मराज रथ है, और इसको जो है द्रविड़ शैली का अग्रदूत माना जाता है। ये परीक्षा उपयोगी बहुत बड़ा तथ्य है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगला इसमें पूछेगा कि किस रथ में जो है नरसिंह वर्मन प्रथम की मूर्ति है, या नरसिंह वर्मन प्रथम की मूर्ति किस रथ में है, यहां से आएगा। ये बलयन कुट्टैथ जो रथ है, एक तालाब है, उसका नाम है बलयन कुट्टैथ, उसके समीप बना है। इसके कारण से इसको बलयन कुट्टैथ रथ कहा जाता है। इस तरह से हम लोगों ने जो है पल्लवकालीन स्थापत्य को समझ लिया है, उसमें मुख्य रूप से मामल्य शैली को। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न है 31 है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह था। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 पूर्वी राजस्थान, नंबर 3 पश्चिमी राजस्थान, नंबर 4 1 और 2। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था ना, किसके बीच, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी। और ये चाहमान वंश के शासक थे। उस समय इनके अधीन था दिल्ली ना, इनके अधीन दिल्ली था, और अजमेर का क्षेत्र था ना, अजमेर में इनकी राजधानी थी। वो पूर्वी राजस्थान या पूर्वी राजपुताना का क्षेत्र था। इसलिए जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो उनको दिल्ली और पूर्वी राजस्थान मिलता है तुर्कों को। इसलिए विकल्प 4 1 और 2 दोनों सही है। आइए इसको समझते हैं। 1186 ईस्वी में पंजाब को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी के राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के राज्य की सीमाओं से मिलने लगी। भटिंडा दुर्ग पर दोनों अधिकार करना चाहते थे तथा गोरी के आगे बढ़ने के लिए पृथ्वीराज को पराजित करना आवश्यक था। भटिंडा दुर्ग पर अधिकार करना चाहते थे। अब गोरी आगे उत्तर भारत की विजय करना चाह रहा है, तो पृथ्वीराज तृतीय को हराना जरूरी होगा। इसी पृष्ठभूमि में दोनों के बीच संघर्ष हुआ। 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। एकदम याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, चंदावर की युद्ध, इन सब के बिना परीक्षा पूरी नहीं हो पाती है, समझ रहे हैं। 1191 में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध का सेनापति पृथ्वीराज का भाई गोविंद राय यास्कंद या खांडेराव था, जिसने युद्ध में भाले से गोरी को घायल कर दिया, परंतु एक खिलजी अधिकारी ने गोरी की जान बचा ली। किसने भाला मारा था? गोविंद राय, अस्कंद या खांडेराव, जो भी नाम मिले। उसमें पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी ने पूरी तैयारी की। उसके बाद फिर वो 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी की सजगता एवं श्रेष्ठ पद्धति कारण मुसलमानों की जीत हुई। गोविंद राय युद्ध में मारा गया। पृथ्वीराज सिरसा सरस्वती के निकट पकड़ा गया। अब जब उसको पकड़ा गया तो उसके साथ क्या हुआ, इसको लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। आइए उसको समझ लेते हैं। चंद्रवरदाई के अनुसार पृथ्वीराज रासो का रचयिता है। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, वहीं उसकी हत्या कर दी गई।
मिनहाज के अनुसार पृथ्वीराज की तुरंत हत्या कर दी गई। हसन निजामी, इनका मत मान्य है, के अनुसार पृथ्वीराज ने गोरी के अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ समय तक अजमेर में शासन भी किया। इस मत की पुष्टि संस्कृत ग्रंथ किसल विधि विद्योमसा, किसल विधि विद्योमसा से भी हो जाती है। साथ में पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों के पीछे के भाग में श्री मोहम्मद शाम का लिखा होना भी यही सिद्ध करता है। परंतु बाद में जब पृथ्वीराज ने विद्रोह करने का षड्यंत्र किया तब उसको मृत्यु दंड दिया गया। यह बात कौन कहते हैं? हसन निजामी। और यह जो है मान्य मत है अभी तक। समझ गए उनके साथ क्या हुआ? आगे बढ़े। तराइन की लड़ाई भारतीय इतिहास में निर्णायक लड़ाई मानी जाती है। चौहानों का राज उत्तर भारत का प्रमुख राज्य था और इसकी हार से उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना लगभग सुनिश्चित हो गई। गोरी ने दोआब और अजमेर के समीप पूर्वी राजपूताना के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। दिल्ली और पूर्वी राजपूताना उसके नियंत्रण में आ गया। गोरी ने दिल्ली में तोमर वंश के एक राजकुमार को वापस कर दिया। वह इसलिए क्योंकि तोमरों से चौहानों ने जो है दिल्ली या ढिल्लिका प्राप्त की थी। अजमेर में पृथ्वीराज के बेटे गोविंद राज को शासक बना दिया। दिल्ली के समीप उसने ऐबक को भारतीय शासकों पर नजर रखने हेतु नियुक्त किया। समझ गए? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था नंबर 1 ऐबक वंश, नंबर 2 गुलाम वंश, नंबर 3 सल्तनत वंश, नंबर 4 2 एवं 3 दोनों। ये पूछ रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब शासन किया था तो किस वंश की स्थापना की थी? देखो, ऐबक वंश कहीं है नहीं, सल्तनत वंश कहीं है नहीं, तो इसने गुलाम वंश, दास वंश ना, मामलूक वंश, ये सब कहा जाता है। स्थापना की 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। चौगान ने पोलो खेलते समय घोड़े से की मृत्यु हुई थी। इसमें विकल्प 2 गुलाम वंश सही है ना। आगे चलें। प्रश्न नंबर 33, दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। विकल्प 1 इल्तुतमिश द्वारा, विकल्प 2 रजिया द्वारा, विकल्प 3 बलबन द्वारा, विकल्प 4 ऐबक द्वारा ना। तो किसके द्वारा कह रहा है पूरा किया गया? प्रारंभ किसने किया फिर भाई? अगर पूरा किया तो प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। समझ रहे हैं? और उसका उद्देश्य क्या था ये मामला आएगा। दूसरा, पूरा किसने किया? तो पूरा इल्तुतमिश ने किया, इसलिए विकल्प 1 इसका सही है। बाद में इसमें जो है फिरोज शाह तुगलक भी जुड़ते हैं, बाद में इसमें सिकंदर लोदी जुड़ते हैं। समझ रहे हैं? और बाद में अलाउद्दीन खिलजी भी इस तरह के कार्य करने की सोचता है, तो अलाई मीनार भी आती है। उन सब से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, इसलिए आइए एक बार अच्छे से मेहरौली के कुतुब मीनार को समझा जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका निर्माण अजान देने के लिए करवाना चाहता था, परंतु इसकी सतह पर अंकित एक अभिलेख के अनुसार यह अंततः एक विजय स्तंभ के रूप में रह गया। ऐबक जब उत्तरी भारत में मोहम्मद गोरी का सूबेदार था, 1197 ईस्वी कुछ पहले उसने मीनार को निर्मित करने की योजना बनाई थी 1197 में। ऐबक इसमें मूलतः एक मंजिल का निर्माण करवा पाया। उसके बाद इल्तुतमिश ने 3 मंजिल, यही तो था ना, किसने पूरा करवाया, और जोड़ करके 1231-32 ईस्वी में पूर्ण कराया। अतः इसमें कुल 4 मंजिल थी जिसकी ऊंचाई
225 फीट थी। 4 मंजिल 225 फीट इसकी ऊंचाई थी इल्तुतमिश के समय में। इस मीनार के ऊपर नागरी और फारसी में उत्कीर्ण लेख से पता चलता है 2 बार बिजली गिरने, चपला आने से के कारण इसकी चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई। 2 बार बिजली कब गिरी थी? एक बार 1326 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय, दूसरी बार कब? फिरोज शाह तुगलक के समय। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई, 1 मंजिल और इसमें जोड़ दिया। अभी तक 4 थी, तो चौथी जो है बिजली से जब नष्ट हुई तो उसके स्थान पर चौथी को बनवाया, 1 मंजिल और बनवा दिया, 5वीं हो गई, 5 मंजिल हो गया, जिससे कुल इसकी ऊंचाई 240 फीट हो गई। जो 225 थी वो बढ़कर 240 हो गई। सिकंदर लोदी ने भी इसकी सबसे ऊपरी मंजिल की कुछ मरम्मत करवाई थी। अब प्रश्न है कुतुब मीनार ही इसका नाम क्यों रखा गया? तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। इसमें लाल और सफेद बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसमें कुल सीढ़ियों की संख्या कितनी है? 379, 379 सीढ़ियां हैं इसमें। इसके वास्तुकार कौन है? वास्तुकार निजाम तालिब थे। अब तो आप जाएंगे दिल्ली मेहरौली में, कुतुब मीनार को बंद कर दिया गया सुरक्षागत कारणों से। अब अलाउद्दीन खिलजी जो खुद को विश्व विजेता साबित करना चाहता था, सिकंदर उस सानी का उपाधि लेता है, वह इससे बड़ी मीनार के बारे में क्यों ना सोचता? अपनी यश और कीर्ति बढ़ाने के बारे में उसने क्यों नहीं सोचता? वह सोचा। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से दुगने आकार की मीनार बनवाने के लिए मीनार के उत्तर पश्चिम में अलाई मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। वह इसे 75 फीट ही बनवा पाया था कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, जिससे उसका कार्य अधूरा रह गया। कार्य तो उसका अधूरा रह गया, आपकी परीक्षा में उसका पूरा कार्य आता है कि अलाई मीनार किसने बनवाई थी। समझ रहे हैं? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 34। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन डैश 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 में सिंध नदी के किनारे संगठित हुए थे। 1221 में, 1222 में, 1223 में, 1224 में। बातें हो रही है कि जब मंगवर्नी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां सिंध नदी तक आते हैं, तो सन कौन सा था? तो वह सन था 1221, इसलिए विकल्प 1 सही है। आइए इसको देख लेते हैं, कई बार हम लोगों ने समझा है इसको। मंगोलों के नेता चंगेज खां, जिसको तेमुचिन ने पर्सिया के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिजम शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया। अलाउद्दीन का पुत्र जलालुद्दीन मंगवर्नी भागकर भारत की ओर आया। 1221 में चंगेज खान ने सिंध नदी तट पर मंगवर्नी का पीछा किया। जलालुद्दीन मंगवर्नी ने इल्तुतमिश से मंगोलों के विरुद्ध सहायता मांगी। इल्तुतमिश ने उसे सहायता नहीं दी, शिथिल रहे। 1224 में मंगवर्नी ईरान चला गया। चंगेज खान ने भी सिंधु नदी के पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार नहीं किया। इस तरह से मंगोल आक्रमण का संकट टल गया। इस प्रकार से इल्तुतमिश की दूरदर्शिता ने तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। प्रश्न जो था कब आया था सिंध नदी पर? 1221 है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 35। निजामुद्दीन औलिया थे ना, शासक, सूफी संत, सिपह सालार, अमीर कौन थे? बहुत सरल क्वेश्चन, हलवा है हलवा। तो उत्तर क्या होगा इसका? सूफी संत थे, इसलिए विकल्प 2 सही है। तो अब आइए थोड़ा इनके बारे में और चीजें समझ लें, परीक्षा उपयोगी जो चीजें हैं। चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया शेख फरीद के शिष्य थे। इनका जन्म बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। 2 लाइन है, 4 प्रश्न हैं। किस सिलसिले के थे? चिश्ती के। इनके गुरु कौन थे? शेख फरीद थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। कब हुआ था? 1236 में। क्लियर? आगे बढ़िए। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों को राज्यकाल देखे। प्रश्न बन चुका है, कौन सा सूफी संत था जिसने 7 सुल्तानों के राज्य को देखा? उत्तर क्या आएगा?
निजामुद्दीन औलिया, किंतु इनमें से किसी के भी दरबार में कभी नहीं गए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शेख से मिलने के लिए उत्सुक था, लेकिन शेख ने उससे भेंट करने से इनकार कर दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया आप समझिए, मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा चला जाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी शौक में चला गया कि मैं इतना बड़ा विजेता और एक संत इस तरह की बात करते हैं, मुझसे मिलने के लिए लोग लालायित रहते हैं, लेकिन निजामुद्दीन औलिया मुझसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। शौक में नहीं चला गया कोई शासक। मुबारक शाह भी चाहता था कि शेख अन्य उलेमा और सूफियों की तरह दरबार में आया करें। शेख ने उसको उत्तर दिया, मेरे पीर का आदेश रहा है कि शासकों से सदैव दूर रहो, अतः मुझे क्षमा कर दिया जाए। औलिया की इच्छा थी कि मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले और विस्तृत मैदान में विश्राम करने दिया जाए। इसके बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में उसका मकबरा बनवाया। औलिया का शिष्य अमीर खुसरो था। औलिया के मृत्यु का समाचार जानने के दूसरे दिन उसके शिष्य अमीर खुसरो भी प्राण त्याग दिया, उसे भी उसी स्थान पर दफनाया गया। औलिया चिश्ती संप्रदाय के लोग योग पर बहुत ध्यान देते थे। औलिया ने योग की प्राणायाम पद्धति इस हद तक अपनाई कि योगी सिद्ध कहा जाने लगा। परीक्षा में पूछा गया है कि सूफी संत को योगी सिद्ध कहा जाता था, औलिया ही थे निजामुद्दीन औलिया। इनकी उपाधियां हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती रहती हैं। सुल्तान उल औलिया, सुल्तान उल मशेख, सुल्तान उल औलिया या सुल्तान उल मशेख, इसका मतलब होता है संतों का राजा। महबूब इलाही इनकी उपाधि है, प्रभु के प्रिय। सुल्तान अल अराफीन, संतों का सुल्तान की उपाधि दी गई है। दिल्ली के विद्वत समाज ने इन्हें महफिल सिकत तथा बहास, बहास माने वाद विवाद में निपुण की उपाधि दी। एक ये बात है। एक दूसरी बात है जो बार बार पूछी जाती है, हनौज दिल्ली दूर अस्त, ये किसका कथन है और ये किस शासक से संबंधित है? तो हुआ क्या था कि गैसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक से पहले उसने जो है इनके ऊपर 53 उलेमाओं के दरबार में गमन का आरोप भी लगाया था, एक बात। दूसरी बात, जब वो जो है थट्टा अभियान पर गया था तो उस समय इन्होंने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को आशीर्वाद भी दिया था कि सुल्तान बनोगे। तो उसने वहां से कहा था कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो जौना खां और निजामुद्दीन औलिया के लिए दिल्ली छोटी पड़ जाएगी, मतलब इनको दिल्ली छोड़ करके भागना पड़ेगा। उस समय जो है औलिया ने कहा था हनौज दिल्ली दूर अस्त है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। और रास्ते में आते समय थट्टा में जहां उनके स्वागत की तैयारी हो रही थी, दुर्घटना हो गई, पिलर गिर गया और सुल्तान गैसुद्दीन तुगलक मारा गया। तो लोगों ने समझा कि जो अभिशाप सूफी संत औलिया ने दिया था वो सही हो गया। परीक्षा में बार बार पूछता है किससे संबंधित कथन है, हनौज दिल्ली दूरस्थ। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 36 है, तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया था। नंबर 1 मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, नंबर 2 गैसुद्दीन तुगलक द्वारा, नंबर 3 फिरोज शाह तुगलक द्वारा, विकल्प 1 और 2 दोनों द्वारा। तो तुगलकाबाद का करवाया था गैसुद्दीन तुगलक द्वारा, इसलिए विकल्प 2 सही है। आइए देखिए, गैसुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के तीसरे शहर तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता। परीक्षा में पूछेगा 56 कोट का दुर्ग किसने बनवाया? गैसुद्दीन तुगलक ने। ये कहाँ है? वही तुगलकाबाद में है। इस किले के अंदर उत्तरी भाग में सुल्तान का पंचमुखी मकबरा कृत्रिम झील के भीतर बना है। गैसुद्दीन तुगलक का मकबरा है, पंचमुखी कृत्रिम झील के अंदर है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37,
निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? विकल्प 1 है अशफाकुल्ला खां, 2 है राजेंद्र लहड़ी, 3 है रोशन सिंह, 4 है चंद्रशेखर आजाद। 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का गठन हुआ था और 1925 में धन की खोज में इन्होंने ट्रेन लूटा काकोरी में, टिन टाउन, सहारनपुर, लखनऊ को, और उसके बाद मुकदमा चला 29 लोगों पर, और उन 29 लोगों में से एक व्यक्ति जो फरार हो गए थे चंद्रशेखर आजाद, इसलिए इस मुकदमे का सामना चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया था। विकल्प 4 इसमें सही है। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 24 में स्थापित हुआ था, 28 में यही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया था। संक्षेप में समझ लेते हैं ताकि परीक्षा में गलत ना हो, सही करें। इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1924 में। कहाँ हुई थी? कानपुर में। संस्थापक कौन थे? सचिन नाथ सान्याल के नेतृत्व में हुआ था। उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश में समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। इसके सक्रिय सदस्य कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाकुल्ला, भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह। नाम इसलिए पढ़ रहे हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस संगठन ने 1925 में रिवोल्यूशनरी नामक पर्चा निकाला। पर्चे क्या नाम था? रिवोल्यूशनरी। इसमें रूस की भांति भारत में भी सशस्त्र विद्रोह के आह्वान किया गया, जिससे ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका जा सके। इसके लिए धन की आवश्यकता थी और धन एकत्र करने के लिए काकोरी में पहली बार सफल घटना को अंजाम दिया गया। उसे कहते हैं काकोरी कांड। कब हुआ था? डेट पता हो? 9 अगस्त 1925 ईस्वी में उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस कांड को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। समझ गए? 9 अगस्त 1925 में ट्रेन लूटी गई थी। इस कांड में 29 लोगों के खिलाफ को गिरफ्तार कर उन पर केस चलाया गया, जिसमें से 4 को फांसी की सजा दी गई। राजेंद्र लहड़ी को गोंडा जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद नैनी जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। इस कांड के एक अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। अब आप कहेंगे कि ये राजेंद्र लहड़ी को किस जेल में फांसी दी गई, रोशन सिंह को किस जेल में फांसी दी गई, वह जानने का औचित्य है, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है। मिला दिया कि चारों को नाम दे दिए गए हैं, इधर बता दिया गया किस जेल में किसको फांसी दी गई थी, इसलिए इसको याद करना है। राजेंद्र लहड़ी को गोंडा जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाक उल्ला को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था सिकंदर शाह द्वारा, शेर शाह द्वारा, आदिल शाह द्वारा, अहमद शाह द्वारा। ये चारों विकल्प हैं। पांडुआ में अदीना मस्जिद है और इस मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह द्वारा करवाया गया है, इसलिए विकल्प 1 सही है। आइए 1345-46 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास शाह ने संपूर्ण बंगाल पर अधिकार करके इलियास वंश की स्थापना की। 1357 में उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र सिकंदर इलियास शाह 1357 से 1389 तक अगला सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार बंगाल अभियान किया और बंगाल की राजधानी पांडुआ पर कब्जा भी कर लिया। अंत में सिकंदर शाह ने फिरोज शाह तुगलक से मुक्ति हो गई और कोसी नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया।
सिकंदर शाह ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 39। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एम डांगे ने। नंबर 2 S.A. डांगे ने। नंबर 3 लाला लाजपत राय ने। नंबर 4 B.C. राव ने। 1920 में जो है स्थापित हुआ था एटक, उसी की बात हो रही थी। उसका जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, इसलिए विकल्प 3 सही है। आइए समझते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अटक की स्थापना 1920 में किसने की थी? N.M. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, लाला लाजपत राय द्वारा की गई। एटक का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बंबई में। कब हुआ था? 1920 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। यही प्रश्न था ना। इसके उपाध्यक्षों में थे जोसेफ बैप्टिस्टा, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, C.F. एंड्रयूज, S.A. बरेलवी थे और दीवान चमन लाल इसके महामंत्री थे। ये 1920 वाला है। 1929 में एटक का नागपुर में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस पर विस्तार से किसी और प्रश्न में चर्चा करेंगे। आगे आते हैं। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी के सुल्तान थे। विकल्प 1 वारंगल, विकल्प 2 मदुरई, विकल्प 3 होयसल, विकल्प 4 बहमनी। तो विजयनगर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी पूछ रहा है और उसी समय उदित हुआ एक साम्राज्य बहमनी और रायचूर दोआब की समस्या आप लोगों ने बार बार सुना होगा। तो इसमें विकल्प 4 बहमनी सही है। आइए इसके बीच जो युद्ध हुए उसके कारण की पड़ताल कर ली जाए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के पतन के बाद 14वीं शताब्दी के मध्य में विजयनगर बहमनी साम्राज्य दोनों लगभग एक ही समय पर अस्तित्व में आए। 1336, 1346। दोनों राज्यों का स्थापना के समय से ही उन दोनों के मध्य लंबा संघर्ष चलता रहा। प्रायः संघर्ष के दौरान भयंकर संहार और विनाश हुआ। समझ गए? इन दोनों के मध्य जो संघर्ष था का केंद्र कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित रायचूर दोआब था। ऐसी स्थिति में से रायचूर दोआब की समस्या भी कहा जाता है। अब कारण क्या था? इतना बड़ा संहार आपस में चलता रहा युद्ध। तो उस समय जो समकालीन मुसलमान या इतिहासकार हैं उनकी सुन ली जाए पहले। बुरहान ए मयासिर एक पुस्तक है। बुरहान ए मयासिर के लेखक हैं अली अजीउल्लाह तबतबा। अली तबतबा भी इनको कहते हैं। अली अजीउल्लाह तबतबा के अनुसार इस संघर्ष के कारण सांप्रदायिक था। इन युद्धों का उद्देश्य था कुफ्र का दमन और काफिरों का विनाश करना। ये कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। फरिश्ता का कहना है इन दोनों राज्यों के मध्य शांति विजयनगर द्वारा वचनबद्ध कर राशि अदा करने पर निर्भर करती थी। जब कभी विजयनगर के राय बहमनी सुल्तानों को वार्षिक कर राशि देना बंद कर देते थे तब इन दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता था। इन दोनों समकालीन इतिहासकारों के विवरण से लगता है कि इन दोनों राज्यों का मध्य युद्ध का प्रमुख कारण धार्मिक विद्वेष था। लगता है कि नहीं? इन दोनों कारणों से लगता होगा। लेकिन अन्य उपलब्ध जो ऐतिहासिक स्रोत हैं इन एक पक्षी मान्यताओं की पुष्टि नहीं करते हैं और वो बताते हैं वस्तुतः विजयनगर बहमनी संघर्ष का कारण भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामरिक था। अब हम देखते हैं कौन से भौगोलिक, आर्थिक, सामरिक कारण थे। आइए। विंध्य के दक्षिण में स्थित दक्षिण भारत दो सुस्पष्ट भागों भूखंडों में विभाजित रहा। शताब्दियों तक विभिन्न राजवंश इन भौगोलिक बाधाओं को तोड़कर संपूर्ण दक्षिण भारत की एकता का निष्फल प्रयास करते रहे। चालुक्यों ने किया, चोलों ने किया, राष्ट्रकूटों ने किया।
इसकी पुनरावृत्ति विजयनगर और बाहमनी के संघर्ष में हुई। मतलब कृष्णा नदी के आर पार जो दो क्षेत्र होते थे उनको एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास विभिन्न राजवंशों ने किया, वही विजयनगर और बाहमनी ने भी किया। इस संघर्ष का दूसरा कारण राजनीतिक था। बाहमनी एवं विजयनगर दोनों क्रमशः तुंगभद्रा के दक्षिण एवं उत्तरी छोर पर अपने साम्राज्यवाद का विस्तार करना चाहते थे, क्योंकि बाहमनी साम्राज्य तीन ओर से शक्तिशाली तीन राज्यों मालवा, गुजरात और उड़ीसा से घिरा था और विस्तार का मार्ग केवल तुंगभद्रा के उत्तर की ओर, तीन ओर से घिर गया तो तुंगभद्रा के उत्तर की ओर तो है क्षेत्र जहां वो विस्तार कर सकता था। अतः दोआब में इन दोनों राज्यों के मध्य पारस्परिक टकराव बड़ा स्वाभाविक था। इस युद्ध का तीसरा महत्वपूर्ण कारण आर्थिक था। एक तो कृष्णा का दक्षिणी भाग अधिक उपजाऊ था और दक्षिण भारत के अधिकांश बड़े बंदरगाह इसी भाग में थे। अधिकांश निर्यात योग्य माल का उत्पादन भी इसी क्षेत्र में होता था। विवादग्रस्त रायचूर दोआब हीरे और लोहे जैसे बहुमूल्य खनिजों की खानों के लिए प्रख्यात था। यही कारण है कि बहमनी सुल्तानों द्वारा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र के लिए संघर्ष स्वाभाविक था, धार्मिक कारण नहीं था। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार की लालसा और उससे उत्पन्न आर्थिक प्रतिस्पर्धा विजयनगर बाहमनी साम्राज्य का वास्तविक कारण था। अतः यह संघर्ष सांप्रदायिक धर्म युद्ध नहीं थे, वरन आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लड़े गए थे। अब आपको बाहमनी और विजयनगर के मध्य जो संघर्ष है उसका कारण क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई दिक्कत अब आपके में नहीं होगी, समझने में कोई असुविधा हो रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वर्ष 2004 की टीजीटी की पुनर्परीक्षा की 2 क्लासों में 40 प्रश्न तक कर लिए हैं। अब हमारे पास 23 प्रश्न बचे हैं। शीघ्र ही अगली क्लास में उसको हम लोग करेंगे। आप लोग इसको देखिए, कहीं कोई समस्या हो फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, और आपकी जो भी क्वेरी हो उसका हल आपको तत्काल मिलेगा। आप लोगों ने पूरे धैर्य और तन्मयता से क्लास में जुड़े रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।